हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आपकी टेक्स्ट बुक से वो पहला जो चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये पेज नंबर है आपके लिए 13 और ये लास्ट पैरा है। लास्ट पैरा दैट नाइट से शुरू हो रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है टेक्स्ट बुक से, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पेज 13 से, पैरा लास्ट है बिल्कुल, दैट नाइट से। मैं ये टिक भी कर दे रहा हूँ इसको, ये यहाँ से दैट नाइट से। अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। दैट नाइट का मतलब उस रात, बैक इन आर डगआउट्स का मतलब वही शेल्टर, जो सोल्जर्स होते हैं उस रात अपने शेल्टर में वापस लौट आते हैं। एंड वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरल। वी हर्ड देम सिंगिंग कैरल का मतलब होता है कि कैरल एक तरह का एक फोक सॉन्ग होता है। जब ये स्टोरी है, ये स्टोरी रिवॉल्व कर रही है क्रिसमस फेस्टिवल को लेकर के। ऐसा फेस्टिवल में गाया जाने वाला फोक सॉन्ग जिसको कैरल बोलते हैं, तो वो वी हर्ड देम सिंगिंग कैरल। हमने उनको एक फोक सॉन्ग आते हुए सुना, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और वो बहुत अच्छे से उसको गा रहे थे। इट वॉज अ साइलेंट नाइट, और जैसा कि आपको पता है कि एक साइलेंट नाइट थी, बट आवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस। कोरस का मतलब होता है जैसे जब कोई फोक सॉन्ग होता है, जैसे कोई गाना होता है, तो उसके पीछे और जो गाने वाले लोग होते हैं उनको कोरस बोलते हैं। तो ये जो फोक सॉन्ग था, जो कि मैंने गाते हुए सुना, और वो उसको बहुत ही अच्छे से गा रहे थे। उसमें जो बॉयज़ थे, मतलब आप बॉयज़ का मतलब यहाँ पर ये सोल्जर्स अपनी बात को बता रहे हैं, क्योंकि ये एक लेटर उसको मिला था, राइटर को, ऑथर को, जिसने उस लेटर को जब पढ़ा, तो ये सारा मंज़र, ये सारा सीन उसके सामने चल रहा है। सोल्जर्स आपस में कहते हैं कि वी हैड आ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, और लास्ट में कहते हैं कि भाई हमें हमारा जो टाइम ऑफ पीस है, जो शांति का समय, वो मिल गया है। एंड आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और इसको हम तब तक अपने ख्वाबों ख्यालों में ज़िंदा रखेंगे जब तक हम ज़िंदा हैं। यानी कि हमें हमारा जो टाइम ऑफ पीस है, हमें वो मिल गया है। ये वॉर के बाद की बात है, लड़ाई के बाद की बात है। उनको अल्टीमेटली जो पीस थी, जो शांति थी, वो मिल चुकी थी। और आपस में सोल्जर्स इस बात को कह रहे हैं, या वो इस बात को कह रहे हैं, आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। और हर सोल्जर इस बात को कह रहा है कि वो तब तक इस बात को याद रखेगा जब तक वो ज़िंदा है। इसके बाद आगे आते हैं, उसमें है डियोकोन, बाय क्रिसमस नेक्स्ट टाइम ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी। अब आप समझिए ये लेटर क्या है। ये लेटर वो है जो उसका क्या नाम, जो वो आर्मी पर्सनल था, वो अपनी वाइफ को याद करते हुए लिख रहा है, और वहाँ पर वो इस बात का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। उसके अंडर में बहुत से बॉयज़ हैं, आर्मी सोल्जर्स हैं, राइट। तो ये उनको लिख रहा है, और लिखते लिखते ये बातों को डिस्क्राइब कर रहा है, जो कहीं ना कहीं ये जो राइटर है, ये राइटर को जब लेटर मिला है, तो वो राइटर उस लेटर को जब खोलता है, उसको अनफोल्ड करता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके सामने हैपन हो रही होती हैं। कहता है कि जेस्कूनी बाई क्रिसमस नेक्स्ट टाइम ईयर, अगले साल क्रिसमस तक ये वॉर जो है, ये कुछ भी नहीं बचेगी, ये वॉर ख़त्म हो चुकी। बस अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो वो इसकी टेरेबल मेमोरी है। जो वॉर, भाई देखिए, यही कहा जाता है कि दो देशों के बीच की वॉर हो या दो लोगों के बीच की वॉर हो, लड़ाई हो, ये दोनों को कुछ नहीं देती है सिवा नुकसान के। तो वो सोल्जर, वो आर्मी सोल्जर, वो पर्सनल ये कह रहा है कि अगले साल तक ये कुछ नहीं रह जाएगी, सिवा जो है ये एक वॉर बन के रह जाएगी, और हमारी यादों में खाली ये बसी रहेगी। I know from all that happened today how much both armies long for peace.
और वो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी आज हुआ है, राइट, ये दोनों आर्मीज़ हमेशा इस पीस को, क्योंकि दोनों के बीच में लास्ट में शांति हो जाती है, और वो शांति कैसे होती है, दोनों आर्मीज़ लड़ते हैं, उसके बाद शांति होती है, और फिर क्रिसमस होता है। तो क्रिसमस की रात में वो जो एक फोक सॉन्ग होता है, वो फोक सॉन्ग आर्मी सोल्जर्स गाते हैं उसको, और सारे लोग उनका सपोर्ट करते हैं, जो भी दोनों साइड की आर्मीज़ के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। कहते हैं वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और हम लोग जल्दी ही एक होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे ये मतलब मुझे इसका यकीन है, मुझे इसका विश्वास है। अब यहाँ पे फिर राइटर की बात आती है। राइटर कहता है आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट। और राइटर बोलता है कि मैंने फिर मैंने उस फोल्डर को, उस लेटर को मैंने उसको फोल्ड करा, और मैंने उसको जो है वो उसको स्लिप इट केयरफुली, और उसको फिर मैंने केयरफुली रख दिया। कहाँ रख दिया? जहाँ से वो निकाला गया था, एनवेलोप से लिया गया था। कहते हैं कि मैं पूरी रात जगा, आई केप्ट अवेक होल नाइट, ऑल नाइट। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। और वो ये कहता है कि अब मुझे ये पता चल गया था मुझे क्या करना। अब देखिए यहाँ पे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे तो वक्त लगेगा, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब वो लेटर मिला और राइटर ने उस लेटर को, जो अभी आपका जो ऑथर है, जो उस ऑथर ने उस लेटर को पाया और उसने पढ़ा, तो ये सारा का सारा मंजर जो है उसके सामने है, ये सारी कहानी उसके सामने चल रही। तो अब वो ये कह रहा है कि जब मुझे पता चल गया कि इसमें एक आर्मी पर्सन अपनी वाइफ को, जो कि उसके लिए लविंग है, वो उसको उस वॉर से जुड़ी हुई, उस लड़ाई से जुड़ी हुई चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, लिख रहा है। तो कहता है कि मैंने जब लेटर पूरा पढ़ लिया तो मैंने क्या करा है कि मैंने उसको बंद करा, और उसको फिर से मैंने इन्वेलोप में डाल दिया, मैंने लिफाफे में डाल दिया, और मैं पूरी रात जो है वो जगता रहा। मतलब पूरी रात जो है वो मेरी जग करके हो गई। और कहता है कि अगली सुबह मुझे ये समझ में आ गया मुझे करना क्या है। तो कहता है कि आई ड्रोव इनटू ब्रिजपोर्ट। ड्रोव का मतलब यहाँ पे ड्राइव से है, DRIV, ड्राइव। और ड्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना। अब जिससे भी गया हो, गाड़ी से गया हो, घोड़े से गया हो, कुछ भी गया हो, वो कहता है कि वो ब्रिजपोर्ट पहुँचा, जस्ट अ फ्यू माइल्स हुए, कुछ दूरी पर उसने आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग। मतलब होता ना कि जैसे वो ब्रिजपोर्ट पहुंच गया, क्योंकि ये घटना कहाँ की थी, ये ब्रिजपोर्ट की थी, और जिस लेडी के लिए लिखा गया था, राइट। अब राइटर क्या है, ऑथर क्या है, उस लेडी को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। कोई सूरत से वही सोच रहा है कि ये जो प्रेजेंट है, तभी तो इसका नाम पड़ा है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब आप सोचिए कि वो ऐसा लेटर जो उस लेडी के लिए बहुत कीमती था, अगर राइटर उसको उसके घर तक पहुंचा दे तो कितनी बड़ी बात है। और उसका घर जो था उस आर्मी सोल्जर का था, वो ब्रिजपोर्ट में था। कहते हैं जस्ट अ फ्यू माइल्स हुए, बस कुछ ही दूरी के पहले, आई आस्क बॉय वॉकिंग विद दिस डॉग, मैंने एक लड़के को, जो कि वो अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था, मैंने उससे पूछा। अब क्या पूछा? वो एड्रेस जो उस घर का है, हाउस नंबर 12, उसने पूछा कि ये कहाँ है। तो जो भी था उसने बताया। अब बताने के बाद क्या था कि वो जो हाउस था, हाउस नंबर 12, टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल। कहते हैं वहाँ कुछ था ही नहीं। जब मैंने उससे पूछा, उस एड्रेस के बारे में मैंने उससे जाना, तो वहाँ बता रहे कि कुछ भी नहीं था, सिवा वो जो एड्रेस दिया था, सिवा एक बर्न्ड आउट शेल के। बर्न्ड आउट शेल का मतलब है जब कोई चीज़ जल जाती है, जैसे कभी कभी कार जल जाए तो खोखली हो जाती है, शेल है वो। घर जल जाए तो शेल है। तो कहते हैं कि इसके अलावा वहाँ पर कुछ था ही नहीं। अब आगे देखते हैं। ओ यस, सेट द ओल्ड मैन हिज स्लीपर्स। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। द रूफ गैपिंग, द विंडो बोर्डेड अप, मतलब वो घर की हालत ख़राब थी, खस्ता हो गई थी, जल चुका था घर, वहाँ कुछ बचा नहीं था। तो कहते हैं राइटर करता क्या है कि राइटर जो है वो ठीक अगले दरवाजे पे नॉक करता। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर। वो राइटर अगले दरवाजे पर नॉक करता है, एंड आस्क, और पूछता है
इफ़ एनीवन न्यू दी वेयरअबाउट्स ऑफ अ मिसेस मार्क्स पर्सन, वेयरअबाउट्स का मतलब है किसी चीज़ की लोकेशन को जानना। वो जो राइटर है वो ठीक अगले घर पर खटखटाता है, नॉक करता है और कहता है कि भाई, पूछता है, किसी से पूछने की कोशिश करता है कि ये जो मिसेस मार्क पर्सन है ये कहाँ रहती हैं, क्या इनका कोई पता जानता है, इनके बारे में कुछ किसी को आइडिया है। तो वो जो बूढ़ा आदमी है जो निकल करके आता है, राइट, वो कहता है येस द ओल्ड मैन इन स्लीपर। वो जो आदमी था उसके बारे में बता रहे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। वो जो स्लीपर में आदमी निकल करके आता है, जो बूढ़ा आदमी निकल करके आता है, वो कहता है हाँ हाँ, ही न्यू हाउ वेल, वो उसको बेहतर तरीके से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी। अब वो जो बूढ़ा आदमी जो उसके घर के करीब में था, उस लेडी के घर के करीब में रहता था, वो उसके बारे में बता रहा है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, वो एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी एक बूढ़ी औरत। एंड ही टोल्ड मी दैट अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। उसके बाद है 100 years old शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। अब वो उनके बारे में बताता है कि काफ़ी अच्छी महिला थी, उसके बारे में बताता है। और वो ये भी बताता है कि ऑलमोस्ट उनकी एज क्या हो चुकी थी, वो 100 को क्रॉस कर चुकी थी, 100 के ऊपर का ही मामला था उनका। कहता है कि जब इस घर ने आग पकड़ी थी सो वो लगभग 100 साल के आसपास की तो हो ही चुकी थी। 101 years old जब उस घर में आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। और कोई नहीं जानता है कि घर में आग कैसे लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये जो आग थी ये कैंडल्स की वजह से लगी थी। और वो ऐसा क्यों करती थी, वो इलेक्ट्रिसिटी सेव करने को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेंसिव था, उनकी माली हालत बड़ी ख़राब हो चुकी थी, तो वो कैंडल्स का यूज़ करते थे और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते थे। तो लोगों का ये कहना है कि काफ़ी ओल्ड थी, लगभग ये जिस वक्त इस घर ने आग पकड़ी थी तो उनकी 1 साल 1 दिन 100 साल 1 दिन की उनकी उम्र हो चुकी होगी लगभग, मतलब 100 प्लस ही थी। तो उनका ये कहना है, वो जो बूढ़ा आदमी वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मुझे मतलब ये ऐसा लोगों का कहना था, ऐसा लोगों का मानना था कि ये कैंडल्स की वजह से ऐसा हुआ होगा, राइट। और द फायरमैन हैड जस्ट गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। और जिस वक्त ये आग लगी तो जैसा कि पुलिस को इत्तला की जाती, फायर ब्रिगेड को इत्तला की जाती, तो वहाँ फायर ब्रिगेड भी पहुँचती और लकली वो उस लेडी को बचा लेती। अब वो क्या कह रहा है कि शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ। अब हमें लगता है कि वो नर्सिंग होम में है, उसने बताया। और वो नर्सिंग होम कहाँ है, वो बर्लिंगटन हाउस में है। और इसके बाद अब आगे की स्टोरी मैं आपको होपफुली कल तक एक्सप्लेन करूँगा। आज मैंने आपको ये पूरा का पूरा एक जो पैरा था, लगभग 2 से ज़्यादा मैंने पैरा आपको पढ़ा दिया। अब एक लास्ट पैरा ही आपका बच रहा है। इस पैरा के बाद होपफुली कल तक ये चैप्टर मैं आपका कंप्लीट कर दूँगा। तो आप इसको पढ़ें और जैसा जैसा मैंने अभी तक एक्सप्लेन करा उसको समझने की कोशिश करिए। और बाकी कोई डाउट आता तो डाउट आप अपने व्हाट्सएप से मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।